ट्रैक 13A। इस ट्रैक में पन्ना नंबर 183 से पन्ना नंबर 187 तक अध्याय 13 का रिकॉर्डिंग किया गया है। अध्याय 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और उससे आगे। ब्रैकेट में महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस एंड बियॉन्ड। स्मरणीय बिंदु, महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्र का पिता माना गया है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी विदेश में 2 दशक रहने के बाद जनवरी सन 1915 में भारत वापस आए। दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने पहली बार अहिंसात्मक विरोध के अपने विशेष तरीके का प्रयोग किया। इसे सत्याग्रह का नाम दिया जाता है। महात्मा गांधी को सन 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। फरवरी सन 1924 में वे जेल से रिहा हो गए। सन 1928 में उपनिवेश की स्थितियों में जांच पड़ताल के लिए इंग्लैंड से साइमन कमीशन भारत आया। दिसंबर सन 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ। 26 फरवरी सन 1930 को देश में पहली बार विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर और देशभक्ति गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। नमक कानून एक घृणित कानून था। इसे भंग करने 12 मार्च सन 1930 को गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से समुद्र की ओर चलना आरंभ किया। पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर सन 1930 में आयोजित किया गया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन सन 1931 के अंत में लंदन में आयोजित हुआ। सन 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ। सन 1937 में सीमित मताधिकार के आधार पर चुनाव हुए। उसमें कांग्रेस को अत्यधिक सफलता मिली। 11 मई से 8 प्रांतों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री सत्ता में आए, जो ब्रिटिश गवर्नर की देखरेख में काम करते थे। सितंबर सन 1939 में दूसरा विश्व युद्ध हुआ। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू हिटलर तथा नात्सियों के कट्टर आलोचक थे। अक्टूबर सन 1939 में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। जून सन 1944 में गांधी जी ने कांग्रेस तथा मुस्लिम लोग के बीच की दूरी को कम करने जिन्ना के साथ कई बार बात की। 16 अगस्त सन 1946 को कलकत्ता में खूनी संघर्ष प्रारंभ हुआ। फरवरी सन 1947 में वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया गया। 15 अगस्त सन 1947 को भारत के विभिन्न भागों में लोगों ने खुशियां मनाई। एनसीईआरटी अभ्यासार्थ प्रश्न उत्तर दीजिए ब्रैकेट में लगभग 100-150 शब्दों में। प्रश्न 1, महात्मा गांधी ने खुद को आम लोगों जैसा दिखाने के लिए क्या किया? उत्तर, महात्मा गांधी सादा जीवन और उच्च आदर्शों के स्वामी थे। उन्होंने खुद को आम जनता जैसा दिखाने के लिए निम्नलिखित कार्य किए। 1, वह आम लोगों के बीच घुल मिलकर रहते थे। उनके मन में उनके कष्टों के प्रति हमदर्दी थी, इसलिए वे उनके प्रति सहानुभूति जताते थे। 2, वे साधारण लोगों जैसे वस्त्र पहनते थे। धोती उनकी विशेष पहचान थी। इसके विपरीत अन्य राष्ट्रवादी नेता प्रायः पश्चिमी शैली के वस्त्र पहनते थे। 3, वे प्रतिदिन कुछ समय के लिए
चरखा चलाते थे। इस प्रकार उसने आम जनता के श्रम को गौरव प्रदान किया। 4. वे आम लोगों की ही भाषा बोलते थे। प्रश्न 2. किसान महात्मा गांधी को किस तरह देखते थे? उत्तर: किसान महात्मा गांधी को अपना हितैषी समझते थे, उनका बहुत सम्मान करते थे। वह उन्हें चमत्कारिक व्यक्तित्व का स्वामी मानते थे। वे गांधी जी को गांधी बाबा, गांधी महाराज या महात्मा आदि नामों से पुकारते थे। गांधी जी वास्तव में भारतीय किसान के उद्धारक के समान थे, जो उनकी ऊंचे करों व अधिकारियों के दमन से रक्षा कर सकते थे। उनका मानना था कि गांधी जी उनके जीवन में सम्मान और स्वायत्तता वापस लेने वाले व्यक्ति हैं। गरीब किसानों के बीच गांधी जी की अपील को उनकी साधारण जीवन शैली तथा उनके द्वारा धोती तथा चरखे के प्रयोग से बहुत बल मिला। जाति से महात्मा गांधी एक व्यापारी थे, जबकि पेशे से वे एक वकील थे। परंतु अपनी सरल जीवन शैली और अपने हाथों से काम करने के प्रति लगन के कारण वे गरीब किसानों से बहुत अधिक सहानुभूति रखते थे। दूसरी ओर गरीब किसान उनके महात्मा के समान पूजा करते थे। प्रश्न 3. नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया था? उत्तर: नमक एक बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा थी, जिस पर औपनिवेशिक सरकार ने अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था। गांधी जी के अनुसार यह एकाधिकार चौतरफा अभिशाप था। प्रत्येक भारतीय अपने घर में नमक का प्रयोग करते थे, परंतु उन्हें घरेलू उपयोग के लिए नमक बनाने से रोका गया और उन्हें दुकानों से ऊंचे दाम पर नमक खरीदने हेतु बाध्य किया गया। अतः नमक कानून के खिलाफ जनता में बहुत असंतोष था। गांधी जी भी नमक कानून को घृणित कानून मानते थे। इस प्रकार नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। 1. नमक कानून ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानून में से एक था। इसके अनुसार नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य का एकाधिकार स्थापित था। 2. नमक पर राज्य का एकाधिकार अत्यधिक अलोकप्रिय तथा असंतोषपूर्ण था। जनसामान्य में इस कानून के प्रति असंतोष व्याप्त था। 3. नमक उत्पादन पर सरकार के एकाधिकार ने लोगों को एक महत्वपूर्ण किंतु सरलतापूर्वक उपलब्ध ग्रामीण उद्योग से वंचित कर दिया था। प्रश्न 4. राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के लिए अखबार महत्वपूर्ण स्रोत क्यों है? उत्तर: राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के स्रोतों में अखबार का महत्वपूर्ण स्थान है। इनसे हमें राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन हेतु अखबार सबसे महत्वपूर्ण स्रोत अग्र कारणों से है। 1. समाचार पत्रों अथवा अखबारों से राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण का पता चलता है। 2. अंग्रेजी एवं विभिन्न भारतीय भाषाओं में छपने वाले समकालीन समाचार पत्रों में राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित सभी घटनाओं का विवरण मिलता है। 3. समाचार पत्रों से राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। 4. अखबारों से यह ज्ञात होता है कि जनसामान्य की राष्ट्रीय आंदोलन तथा गांधी जी के विषय में क्या धारणा थी। 5. अखबारों द्वारा महात्मा गांधी की गतिविधियों पर नज़र रखा जाता था।
क्योंकि गांधी जी से संबंधित समाचारों को विस्तृत रूप से प्रकाशित किया जाता था। अतः समाचार पत्रों से विशेष रूप से महात्मा गांधी तथा राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध होती है। प्रश्न 5, चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया? उत्तर, चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक इसलिए चुना गया क्योंकि यह मानव श्रम व उसके महत्व का प्रतीक था। गांधी जी का मानना था कि आधुनिक युग में मशीनों ने व्यक्तियों को गुलाम बनाकर श्रमिकों के हाथों से काम और रोजगार छीन लिया। इससे आम व्यक्ति निष्क्रिय बनते जा रहे हैं। उन्होंने मशीनों की आलोचना की एवं चरखे को ऐसे मानव समाज में प्रतीक के रूप में देखा जिसमें मशीनों और प्रौद्योगिकी को बहुत महत्व नहीं दिया। गांधी जी के अनुसार भारत एक गरीब देश है। यह चरखा गरीबों को पूरक आय प्रदान करेगा जिससे वे स्वावलंबी बनेंगे। उन्हें बेरोजगारी एवं गरीबी से मुक्ति दिलाने में चरखा उन्हें स्वावलंबी बनाकर सहायता करेगा। गांधी जी यह भी मानते थे कि मशीनों से श्रम बचाकर लोगों को मौत के मुंह में धकेलने या उन्हें बेरोजगार करके सड़क पर फेंकने के समान है। चरखा धन के केंद्रीयकरण को रोकने में भी मददगार है। निम्नलिखित पर एक लघु निबंध लिखिए, ब्रैकेट में लगभग 250-300 शब्दों में। प्रश्न 6, असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसे था? उत्तर, असहयोग आंदोलन सन 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया। यह अंग्रेजी शासन तथा सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध एक व्यापक जन प्रतिरोध था। इस आंदोलन के कारण एवं परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। कारण एवं परिस्थितियां। 1, भारतीयों ने प्रथम महायुद्ध में अंग्रेज़ों को पूर्ण सहयोग दिया था, परंतु महायुद्ध की समाप्ति पर अंग्रेज़ों ने भारतीय जनता का बहुत शोषण किया। 2, प्रथम महायुद्ध के दौरान भारत में हैजा, प्लेग आदि महामारियां फैली, परंतु अंग्रेज़ी सरकार ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। 3, गांधी जी ने प्रथम महायुद्ध में अंग्रेज़ों की सहायता करने का प्रचार इस आशा से किया था कि वे भारत को स्वराज प्रदान करेंगे, परंतु युद्ध की समाप्ति पर ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी की आशाओं पर पानी फेर दिया। 4, 1919 ईस्वी सन में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पास किया। इस काले कानून के कारण जनता में रोष फैल गया। 5, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध प्रदर्शन के लिए अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक विशाल जनसभा हुई। अंग्रेज़ों ने एकत्रित भीड़ पर गोलियां चलाई जिससे हजारों लोग मारे गए। 6, सितंबर 1920 ईस्वी सन में कांग्रेस ने अपना अधिवेशन कोलकाता में बुलाया। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया जिसे बहुमत से पास कर दिया गया। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य। असहयोग आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे। 1, ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधियां तथा अवैतनिक पद छोड़ दिए जाए। 2, विदेशी माल का बहिष्कार करके स्वदेशी माल का प्रयोग किया जाए। 3, स्थानीय संस्थाओं में मनोनीत भारतीय सदस्यों द्वारा त्यागपत्र दे दिए जाए। 4, सरकारी स्कूलों तथा सरकार से अनुदान प्राप्त स्कूलों में बच्चों को पढ़ने के लिए
न भेजा जाए। 5. सैनिक, क्लर्क व श्रमिक विदेशों में अपनी सेवाएं देने से इनकार कर दे। 6. ब्रिटिश अदालतों व वकीलों का धीरे धीरे बहिष्कार किया जाए। असहयोग आंदोलन की प्रगति तथा अंत। असहयोग आंदोलन के उद्देश्यों तथा कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने के लिए महात्मा गांधी व मुस्लिम नेता डॉक्टर अंसारी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद व अली बंधुओं ने पूरे देश का भ्रमण किया। फलस्वरूप शीघ्र ही यह आंदोलन फैलने लगा। जनता ने सरकारी विद्यालयों का बहिष्कार कर दिया। बीच चौराहों पर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि तथा गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि का त्याग कर दिया। इसी बीच उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर उत्तेजित भीड़ ने एक पुलिस चौकी को आग लगा दी। इस हिंसात्मक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कर दी। असहयोग आंदोलन का महत्व अथवा स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। असहयोग आंदोलन का महत्व व स्वतंत्रता आंदोलन में इसका योगदान निम्नलिखित है। 1. असहयोग आंदोलन के कारण कांग्रेस ने सरकार से सीधे टक्कर ली। 2. भारत के इतिहास में पहली बार जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 3. असहयोग आंदोलन में स्वदेशी का बहुत प्रचार किया गया। इसके फलस्वरूप देश में उद्योग धंधों का विकास हुआ। 4. सच तो यह है कि गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन ने भारत के स्वाधीनता संग्राम को नई दिशा प्रदान की। 5. यह आंदोलन स्वशासन के लिए एक प्रशिक्षण था। 6. इस आंदोलन से गांधी जी भारतीय जनमानस के सबसे बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आए। प्रश्न 7. गोलमेज सम्मेलन में हुई वार्ता से कोई नतीजा क्यों नहीं निकल पाया? उत्तर: गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन लंदन में हुआ। इनका उद्देश्य भारतीयों को सत्ता में भागीदारी बनाना था। पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर सन 1930 में आयोजित किया गया, जिसमें देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए। इसी कारण यह बैठक असफल रही। जनवरी सन 1931 में गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। अगले ही महीने वायसराय के साथ उनकी बहुत सी लंबी बैठकें हुई। इन्हीं बैठकों के बाद गांधी इरविन समझौता हुआ। इस समझौतों की शर्तें थी: 1. सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना। 2. सभी कैदियों की रिहाई। और 3. तटीय प्रदेशों में नमक बनाने की अनुमति देना। रेडिकल राष्ट्रवादियों ने इस समझौतों की आलोचना की क्योंकि गांधी जी वायसराय से भारतीयों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का आश्वासन नहीं ले पाए थे। सन 1931 के अंत में दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। उनका कहना था कि उनकी पार्टी भारत का प्रतिनिधित्व करती है, परंतु उनके इस दावे को 3 पार्टियों ने चुनौती दी। मुस्लिम लीग का कहना था कि वह मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हित में काम करती है। रजवाड़ों का दावा था कि कांग्रेस का उनके नियंत्रण वाले भूभाग पर कोई प्रभुत्व नहीं है। तीसरी चुनौती BR अम्बेडकर की ओर से थी। उनका कहना था कि गांधी जी तथा कांग्रेस पार्टी
निचली जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। फलस्वरूप लंदन में हुए इस सम्मेलन का कोई भी परिणाम निकल कर नहीं आया। अतः गांधी जी को यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ा। प्रश्न 8। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस तरह बदल डाला? उत्तर। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित तरीकों से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आधार को व्यापक बनाया और सन 1922 तक इसके स्वरूप को एकदम परिवर्तित कर दिया था। 1। महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ व्यवसायियों व बुद्धिजीवियों का ही आंदोलन नहीं रह गया था। अब इस आंदोलन में हजारों की संख्या में किसान, श्रमिक तथा कारीगर भी भाग लेने लगे थे। 2. गांधी जी ने अपने लिए सामान्य लोगों जैसा जीवन अपनाया। उन्होंने गरीब व मजदूरों व किसानों जैसे वस्त्र पहने। उनका रहन सहन भी उन्हीं के जैसा था। 3. गांधी जी ने किसानों व अन्य निर्धनों के कष्टों को दूर करने का प्रयास किया। 4. गांधी जी ने राष्ट्रवादी संदेश का प्रसार अंग्रेजी भाषा के स्थान पर मातृभाषा में करने पर बल दिया। 5. गांधी जी ने स्वयं चरखा तथा दूसरों को चरखा चलाने हेतु प्रेरित किया। 6. सूत काटने के कार्य ने गांधी जी को पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक श्रम व शारीरिक श्रम के बीच दीवार को तोड़ने में सहायता की। 7. उनके नेतृत्व में देश के विभिन्न भागों में कांग्रेस की नई शाखाएं स्थापित की गई। 8. रजवाड़ों में राष्ट्रवादी सिद्धांत को बढ़ावा देने हेतु प्रजामंडलों की स्थापना की गई। 9. राष्ट्रीय आंदोलन के आधार को मजबूत बनाने के लिए गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। 10. उनके आकर्षक व्यक्तित्व के कारण देश के अनेक वर्गों व भागों से आए प्रतिभाशाली नेता राष्ट्रीय आंदोलन का अंग बन गए। 11. उन्होंने इस बात पर बल दिया गया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए त्रुटि रहित समाज का होना अनिवार्य है। प्रश्न 9। निजी पत्रों और आत्मकथाओं से किसी व्यक्ति के बारे में क्या पता चलता है? ये स्रोत सरकारी ब्यूरो से किस तरह भिन्न होते हैं? उत्तर। निजी पत्रों और आत्मकथाओं को निम्न प्रकार से उपयोग सिद्ध किया जा सकता है। 1. निजी पत्रों में कोई भी व्यक्ति अपनी पीड़ा व प्रसन्नता, असंतोष व बेचैनी, आशाएं और हताशाएं व्यक्त करने का प्रयत्न करता है। 2. विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न नेताओं, संगठनों द्वारा लिखे गए पत्रों के माध्यम से मिली जानकारियाँ, सरकार के दृष्टिकोण, व्यवहार, राष्ट्रीय नेताओं को जेल में सामना करने वाली परिस्थितियाँ, आंतरिक दशाएं आदि के विषय में जानकारी मिलती है। 3. आत्मकथा में लेखक के सार्वजनिक विचार व्यक्त होते हैं। 4. आत्मकथा को प्रायः स्मृति के आधार पर लिखा जाता है। इससे हमें लिखने वाले को क्या याद रहा होगा, उसे क्या महत्वपूर्ण लगा होगा, या वह क्या याद रखना चाहता था, या वह दूसरों की दृष्टि में अपनी जिंदगी को किस प्रकार से दिखाना चाहता है का पता चलता है। 5. आत्मकथा लिखना अपनी तस्वीर गढ़ने का एक तरीका है। फलस्वरूप इस वृत्तांतों को पढ़ते हुए यह देखने की कोशिश करनी चाहिए जिसे लेखक हमें दिखाना चाहता है। 6. सरकारी ब्यूरो से स्रोतों के रूप में
निजी पत्र और आत्मकथाएं पूरी तरह भिन्न होती है। सरकारी ब्यौरे प्रायः गुप्त रूप से लिखे जाते हैं। ये लिखाने वाली सरकार व लिखने वाले विवरणदाता या लेखकों के पूर्वाग्रह, नीतियों, दृष्टिकोण आदि से प्रभावित होते हैं। परीक्षोपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 1, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ ए. फरवरी 1919, बी. अप्रैल 1920, सी. अप्रैल 1919, डी. मार्च 1920। उत्तर है सी. अप्रैल 1919। 2, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया ए. जनवरी 1922, बी. जनवरी 1921, सी. फरवरी 1921, डी. फरवरी 1922। उत्तर है डी. फरवरी 1922। 3, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ब्रैकेट में सन 1929 के अध्यक्ष थे ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. सरदार पटेल, सी. सुभाष चंद्र बोस, डी. महात्मा गांधी। उत्तर है ए. जवाहरलाल नेहरू। 4, गांधी इरविन समझौता हुआ ए. सन 1930, बी. सन 1929, सी. सन 1931, डी. सन 1928। उत्तर है सी. सन 1931। 5, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किया ए. कांग्रेस ने, बी. मुस्लिम लीग ने, सी. हिंदू महासभा ने, डी. अकाली दल ने। उत्तर है बी. मुस्लिम लीग ने। 6, लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया ए. सन 1944, बी. सन 1945, सी. सन 1947, डी. सन 1946। उत्तर है सी. सन 1947। 7, रजवाड़ों में राष्ट्रवादी सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए स्थापना हुई ए. मुस्लिम लीग की, बी. प्रजामंडलों की, सी. होम रूल लीग की, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बी. प्रजामंडलों की। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1, रिक्त स्थान में पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। 2, असहयोग आंदोलन रिक्त स्थान में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया। असहयोग आंदोलन सन 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया। 3, रिक्त स्थान के अंत में दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ। सन 1931 के अंत में दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ। 4, पहला गोलमेज सम्मेलन रिक्त स्थान में आयोजित किया गया। पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में आयोजित किया गया। 5, रिक्त स्थान ईस्वी सन में इंग्लैंड की सरकार ने एक कमीशन नियुक्त किया। 1927 ईस्वी सन में इंग्लैंड की सरकार ने एक कमीशन नियुक्त किया। 6, फरवरी रिक्त स्थान में रिक्त स्थान को वायसराय नियुक्त किया गया। फरवरी 1947 ईस्वी सन में लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया गया। 7, रिक्त स्थान एक व्यापक जन आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन एक व्यापक जन आंदोलन था। प्रश्न 3, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। 1,
हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? उत्तर है गांधी जी ने। 2. सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? उत्तर है खान अब्दुल गफ्फार खां। 3. जालियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार कौन था? उत्तर है जनरल डायर। 4. पश्चिमी सीमांत प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार किसने किया? उत्तर है खान अब्दुल गफ्फार खां। 5. भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? उत्तर है सन 1942 में। 6. पूना समझौता कब हुआ था? उत्तर है 25 सितंबर 1932 को। 7. किस दिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका? उत्तर है 8 अप्रैल 1929 को। 8. कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई? उत्तर है कलकत्ता अधिवेशन। 9. गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग कब और कहाँ किया? उत्तर है 1917 ईस्वी सन में चंपारण ब्रैकेट में बिहार में। 10. खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? उत्तर है 1 अगस्त 1920 को। 11. जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? उत्तर है 13 अप्रैल 1919 को। यहाँ पर यह ट्रैक समाप्त हो रहा है। पुस्तक का शेष भाग हम अगली ट्रैक पर सुनेंगे। ट्रैक 13B। इस ट्रैक में पन्ना नंबर 187 से पन्ना नंबर 192 तक अध्याय 13 का रिकॉर्डिंग किया गया है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1. महात्मा गांधी की तुलना अब्राहम लिंकन से क्यों की जाती है? उत्तर. महात्मा गांधी की तुलना अब्राहम लिंकन से निम्न कारणों से की जाती है। 1. अमेरिका की टाइम पत्रिका ने गांधी के बलिदान की तुलना अब्राहम लिंकन के बलिदान से की। 2. पत्रिका में कहा गया कि एक धर्मार्थ अमेरिकी ने लिंकन को मार दिया था क्योंकि उन्हें रंग या नस्ल से हटकर मानव मात्र की समानता में विश्वास था। और दूसरी ओर एक धर्मार्थ हिंदू ने गांधी जी की लीला समाप्त कर दी क्योंकि वे भाईचारे का प्रचार कर रहे थे। प्रश्न 2. प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस क्या था? उत्तर. प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए लीग की मांग के समर्थन में किया। इसके लिए 16 अगस्त 1946 का दिन निश्चित किया गया था। उस दिन कलकत्ता में खूनी संघर्ष शुरू हो गया। यह हिंसा कलकत्ता से प्रारंभ होकर ग्रामीण बंगाल, बिहार और संयुक्त प्रांत व पंजाब तक फैल गई। कुछ स्थानों पर मुसलमानों को तो कुछ अन्य स्थानों पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। प्रश्न 3. उदारवादियों तथा गर्मदलीय नेताओं की नीति में कोई एक अंतर लिखिए। उत्तर. उदारवादी सुधारों के लिए क्रमिक तथा लगातार प्रयास करते रहने के पक्ष में थे। इसके विपरीत गर्म दलीय नेता औपनिवेशिक शासन के प्रति लड़ाकू नीति के समर्थक थे। प्रश्न 4. दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के पश्चात गांधी जी ने किन किन स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया और कब कब चलाया? उत्तर. 1. सन 1916 में बिहार के चंपारण जिले में। 2. सन 1917 में
गुजरात के खेड़ा जिले में। 3. सन 1918 में अहमदाबाद ब्रैकेट में गुजरात में। प्रश्न 5. महात्मा गांधी भारत में ब्रिटिश सरकार के प्रति असहयोग की नीति क्यों अपनाना चाहते थे? उत्तर: महात्मा गांधी का मानना था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ और इसी सहयोग के कारण टिका हुआ था। इसलिए वह असहयोग की नीति अपनाकर ब्रिटिश शासन को समाप्त करना चाहते थे, जिससे स्वराज की स्थापना हो सके। प्रश्न 6. सन 1924 में जेल से रिहा होकर गांधी जी ने क्या किया? उत्तर: महात्मा गांधी को सन 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। फरवरी 1924 में वे जेल से रिहा हो गए। अब उन्होंने अपना ध्यान घर में बुने खादी के कपड़ों को बढ़ावा देने तथा छुआछूत को समाप्त करने में लगाया। उन्होंने हिंदू मुसलमानों के मध्य सौहार्द उत्पन्न करने का प्रयास भी किया। प्रश्न 7. सन 1917 में चंपारण के काश्तकारों को सुरक्षा दिलाने हेतु गांधी जी ने क्या किया? उल्लेख कीजिए। उत्तर: सन 1917 में चंपारण के किसानों व काश्तकारों को सुरक्षा दिलाने के लिए गांधी जी ने अनशन किया। उन्होंने उन्हें अपनी पसंद की फसल उगाने की स्वतंत्रता दिलाई। प्रश्न 8. पूर्ण स्वराज को औपचारिक रूप से कब और कहाँ स्वीकार किया गया? उत्तर: पूर्ण स्वराज की मांग को दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में स्वीकार किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। प्रश्न 9. जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या था? उत्तर: रॉलेट सत्याग्रह के दौरान एक अंग्रेज ब्रिगेडियर ने अमृतसर के जालियांवाला बाग में हो रही एक सभा पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस हत्याकांड में 400 से भी अधिक लोग मारे गए। प्रश्न 10. गांधी जी ने साबरमती आश्रम किस उद्देश्य से प्रारंभ किया? उत्तर: गांधी जी द्वारा इस आश्रम को स्थापित करने ब्रैकेट में 1916 ईस्वी सन का उद्देश्य अपने अनुयायी को सत्य अहिंसा का मार्ग दर्शाना तथा सत्य अहिंसा के अनुसार व्यवहार करना सिखाना था। उन्होंने यहाँ संघर्ष की अपनी नई विधि का प्रयोग करना भी प्रारंभ कर दिया। प्रश्न 11. खिलाफत आंदोलन क्या था? उत्तर: खिलाफत आंदोलन मुसलमानों द्वारा चलाया जा रहा था, जो यह मांग कर रहे थे कि पहले के ऑटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामी पवित्र स्थानों पर तुर्की के सुल्तान अथवा खलीफा का नियंत्रण बना रहे। प्रश्न 12. खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का अंग क्यों बनाया? उत्तर: गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के विस्तार और मजबूती के लिए इसे असहयोग आंदोलन का अंग बनाया। उन्हें यह आशा थी कि असहयोग को खिलाफत के साथ मिलाने से भारत के प्रमुख दो धार्मिक समुदाय हिंदू और मुसलमान आपस में मिलकर औपनिवेशिक शासन का अंत कर देंगे। प्रश्न 13. गांधी जी ने सन 1922 को असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया? उत्तर: सन 1922 में चौरी चौरा नामक स्थान पर कुछ आंदोलनकारियों ने एक पुलिस चौकी को आग लगा दिया। इस हिंसक घटना में थानेदार के साथ कुछ सिपाही जिंदा जल गए। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया।
प्रश्न 14, सविनय अवज्ञा आंदोलन को विफल करने सरकार ने क्या कदम उठाए? उत्तर, सविनय अवज्ञा आंदोलन को विफल करने सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए। 1. सरकार ने कांग्रेस के सभी बड़े बड़े नेताओं ब्रैकेट में सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस आदि को जेल में डाल दिया। 2. कांग्रेस को गैरकानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। प्रश्न 15, सन 1939 में प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र क्यों दे दिया? उत्तर, 1939 ईस्वी सन में द्वितीय महायुद्ध आरंभ हो गया। इंग्लैंड इसमें शामिल था। भारत के वायसराय लिनलिथगो ने भारतवासियों से पूछे बिना भारत को इस युद्ध में शामिल कर दिया। इस बात से नाराज होकर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। प्रश्न 16, क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया? उत्तर, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान निरंतर भारत की ओर बढ़ रहा था। भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था। इसलिए स्थिति को अपने पक्ष में करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत ब्रैकेट में मार्च 1942 में भेजा। प्रश्न 17, प्रजामंडल आंदोलन से क्या अभिप्राय है? उत्तर, भारतीय रियासतों ब्रैकेट में 565 में जनता ने आज़ादी व अन्य सुविधाओं के प्रश्न ब्रैकेट में भूमि कर की कमी, बंधुआ मजदूरी को लेकर आंदोलन चलाया। इस आंदोलन को प्रजामंडल आंदोलन का नाम दिया गया है। प्रश्न 18, भारत छोड़ो आंदोलन के महत्व पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्रता देने से इनकार कर दिया था। अतः 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने मुंबई में अंग्रेज़ों भारत छोड़ो प्रस्ताव पास कर दिया। प्रश्न 19, सन 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किन 2 दृष्टियों से महत्वपूर्ण था? उत्तर, सन 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन निम्न 2 दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। 1. जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चुनाव, जो युवा पीढ़ी के नेतृत्व का प्रतीक था। 2. पूर्ण स्वराज अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा। प्रश्न 20, दक्षिण अफ्रीका ने गांधी जी को महात्मा बनाया, इसके पक्ष में 2 तर्क दीजिए। उत्तर, दक्षिण अफ्रीका ने गांधी जी को महात्मा बनाया, इसके पक्ष में 2 तर्क निम्न है। 1. गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही पहली बार अहिंसात्मक विरोध के अपने विशेष तरीके का प्रयोग किया। इसे सत्याग्रह का नाम दिया जाता है। 2. यहीं पर उन्होंने विभिन्न धर्मों के बीच सद्भावना बढ़ाने का प्रयास किया तथा उच्च जातीय भारतीयों को निम्न जातियों और महिलाओं के प्रति भेदभाव के व्यवहार के लिए चेतावनी दी। प्रश्न 21, नमक यात्रा के दौरान गांधी जी ने एक गांव के ऊंची जाति के लोगों से स्वराज पाने के संदर्भ में क्या कहा? उत्तर, गांधी जी ने कहा था कि स्वराज पाने के लिए ऊंची जाति के लोगों को अछूतों की सेवा करनी होगी। केवल नमक कर व अन्य कर समाप्त होने पर स्वराज नहीं आएगा। उन्हें उन गलतियों के लिए प्रायश्चित करना होगा जो उन्होंने अछूतों के साथ किए हैं। प्रश्न 22, सत्याग्रह सभा की स्थापना क्यों की गई थी? उत्तर,
रॉलेट एक्ट के विरुद्ध गांधी जी ने सत्याग्रह अभियान संगठित किया और रॉलेट एक्ट की यह कहकर आलोचना की कि यह अनुचित स्वतंत्रता के सिद्धांतों का विरोधी व व्यक्ति के मूल अधिकारों की हत्या करने वाला है। अभियान को संगठित करने के लिए एक सत्याग्रह सभा स्थापित की गई जिसके अध्यक्ष स्वयं गांधी जी थे। प्रश्न 23, महात्मा गांधी ने आत्मशुद्धि अनशन की घोषणा क्यों की? उत्तर, 8 मई 1933 को महात्मा गांधी ने हरिजन कल्याण कार्यक्रमों के संबंध में अत्यधिक सतर्कता और जागरूकता हेतु अपनी तथा अपने सहयोगियों की शुद्धि हेतु 21 दिनों तक आत्मशुद्धि अनशन की घोषणा की। प्रश्न 24, वेवेल योजना क्या थी? उत्तर, वेवेल योजना की मुख्य बात यह थी कि केंद्र में एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर शेष सभी सदस्य भारतीय होंगे। प्रश्न 25, स्वराज दल का गठन कब और क्यों हुआ? उत्तर, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने दिसंबर 1922 ईस्वी सन में स्वराज दल की स्थापना की। गांधी जी ने जब चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो इससे नाराज होकर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने ऐसा किया। प्रश्न 26, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने प्रथम राष्ट्रीय योजना समिति कब और क्यों बनाई? उत्तर, 1938 ईस्वी सन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने प्रथम राष्ट्रीय योजना समिति बनाई। इसका उद्देश्य देश में आर्थिक योजना को लागू करना था जिससे धन का विकेंद्रीकरण किया जा सके तथा बड़े उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में लाया जा सके। प्रश्न 27, बारदोली में हुई कांग्रेस की कार्य समिति में पारित प्रस्ताव का उल्लेख कीजिए। उत्तर, बारदोली में हुई कांग्रेस की कार्य समिति में पारित प्रस्ताव में मजदूरों और किसानों के आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन का अंग माना गया तथा उनके आर्थिक व सामाजिक उत्थान के उद्देश्य को समझा गया। प्रश्न 28, भारतीय राजनीति पर जालियांवाला बाग हत्याकांड का क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, इस हत्याकांड में जो अनेक निहत थे भारतीय मारे गए उससे भारतीयों को अंग्रेजी शासन पर एकदम विश्वास न रहा। 1919 ईस्वी सन के पश्चात भारतीय राजनीति ने और उग्र रूप धारण कर लिया और क्रांतिकारी युद्ध का आरंभ हुआ। लोगों के मन में प्रतिशोध की भावना जाग उठी। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे ब्रैकेट में सन 1915 में, उस समय का भारत उस समय के भारत से भिन्न था जब वे यहाँ से गए थे। इस कथन के पक्ष में 5 तर्क दीजिए। उत्तर, कथन के पक्ष में 5 तर्क। 1, यह सच है कि भारत अभी भी एक ब्रिटिश उपनिवेश था परंतु अब यह राजनीतिक दृष्टि से बहुत अधिक सक्रिय हो गया था। अब अधिकांश प्रमुख शहरों और कस्बों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएं थी। 2, सन 1905-07 के स्वदेशी आंदोलन के द्वारा कांग्रेस ने मध्य वर्गों के बीच अपनी पहुंच का व्यापक रूप से विस्तार कर लिया था। 3, इन नेताओं ने जहां औपनिवेशिक शासन के प्रति लड़ाकू विरोध का समर्थन किया, वहीं उदारवादियों का समूह
क्रमिक और लगातार प्रयास करते रहने के विचार का समर्थक था। 4. उदारवादियों में गांधी जी के मान्य राजनीतिक परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले तथा मोहम्मद अली जिन्ना शामिल थे, जो गांधी जी की तरह गुजराती मूल के वकील थे। 5. स्वदेशी आंदोलन ने कुछ प्रमुख नेताओं को जन्म दिया था, जिनमें महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के विपिन चंद्र पाल और पंजाब के लाला लाजपत राय प्रमुख थे। ये तीनों नेता लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते थे। 6. इन तीनों नेताओं का यह जोड़ उनके संघर्ष के अखिल भारतीय चरित्र का सूचक था, क्योंकि इन तीनों के मूल निवास क्षेत्र एक दूसरे से बहुत दूर थे। प्रश्न 2. चंपारण, अहमदाबाद तथा खेड़ा में गांधी जी के अभियानों का क्या महत्व था? उत्तर: वर्ष 1917 का अधिकांश समय महात्मा गांधी को बिहार के चंपारण जिले में किसानों हेतु काश्तकारी की सुरक्षा के साथ साथ अपनी पसंद की फसल उपजाने की स्वतंत्रता दिलाने में बीत गया। अगले वर्ष गांधी जी गुजरात के अपने गृह राज्य में 2 अभियानों में संलग्न रहे। सबसे पहले उन्होंने अहमदाबाद के एक श्रम विवाद में हस्तक्षेप कर कपड़े की मिलों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए काम करने की बेहतर स्थितियों की मांग की। इसके बाद उन्होंने खेड़ा में फसल चौपट होने पर राज्य से किसानों का लगान माफ़ करने की मांग की। चंपारण, अहमदाबाद तथा खेड़ा के अभियानों ने गांधी जी को एक ऐसे राष्ट्रवादी नेता की छवि प्रदान की जिसके मन में गरीबों के प्रति गहरी सहानुभूति थी। प्रश्न 3. नमक सत्याग्रह ब्रैकेट में सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा असहयोग आंदोलन में क्या समानताएं थी? कोई 5 समानताएं लिखिए। उत्तर: नमक सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन में 5 समानताएं इस प्रकार है। 1. देश के विशाल भाग में किसानों ने दमनकारी औपनिवेशिक वन कानूनों का उल्लंघन किया, जिसके कारण वे और उनके मवेशी उन जंगलों में नहीं जा सकते थे जहां किसी समय वे बिना रोक टोक घूमते थे। 2. वकीलों ने ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार किया। 3. कुछ कस्बों में फैक्ट्री कामगार हड़ताल पर चले गए। 4. विद्यार्थियों ने सरकारी शिक्षा संस्थानों में पढ़ने से इनकार कर दिया। सन 1920-22 की तरह इस बार भी गांधी जी के आह्वान ने सभी भारतीय वर्गों को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपना असंतोष व्यक्त करने हेतु प्रेरित किया। 5. इसके जवाब में सरकार असंतुष्टों को गिरफ्तार करने लगी। नमक सत्याग्रह के दौरान लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने वालों में गांधी जी भी थे। प्रश्न 4. गांधी जी की नमक यात्रा कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय थी। वे कारण क्या थे? उत्तर: गांधी जी की नमक यात्रा निम्नलिखित 3 कारणों से उल्लेखनीय थी। 1. यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने बढ़कर भाग लिया। समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को समझाया था कि वे अपने आंदोलनों को पुरुषों तक ही सीमित न रखें। कमला देवी स्वयं उन असंख्य औरतों में से एक थी जिन्होंने नमक अथवा शराब कानूनों का
उल्लंघन करते हुए सामूहिक गिरफ्तारी दी थी। 2. इस नामक यात्रा के कारण महात्मा गांधी दुनिया की नज़र में आए। इस यात्रा को यूरोप और अमेरिकी प्रेस ने व्यापक रूप से छापा। 3. सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि नमक यात्रा के कारण ही अंग्रेज़ों को यह आभास हुआ कि अब उनका राज अधिक दिनों तक नहीं चलेगा तथा उन्हें भारतीयों को भी अपनी सत्ता में हिस्सेदार बनाना पड़ेगा। प्रश्न 5. साइमन कमीशन भारत में क्यों आया? भारत में इसका विरोध क्यों हुआ? उत्तर 1927 ईस्वी सन में इंग्लैंड की सरकार ने एक कमीशन नियुक्त किया। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, इसलिए इस कमीशन को साइमन कमीशन कहा जाता है। यह कमीशन 1928 ईस्वी सन में भारत पहुंचा। इस कमीशन का उद्देश्य 1919 ईस्वी सन के सुधारों के परिणामों की जांच करना था। इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, अतः भारत में इसका जगह जगह पर विरोध किया गया। यह कमीशन जहाँ भी गया वहाँ उसका स्वागत काले झंडे दिखाकर किया गया। अनेक स्थानों पर साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए। जनता के इस शांत प्रदर्शन करने को सरकार ने बहुत ही कठोरतापूर्वक दबा दिया। लाहौर में इस कमीशन का विरोध करने के कारण लाला लाजपत राय पर लाठियों से वार किया गया, जिससे वे शहीद हो गए। देश के सभी राजनीतिक दलों ने सरकार की इस नीति की बहुत कड़ी निंदा की। प्रश्न 6. असहयोग आंदोलन की ओर ले जाने वाली घटनाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर असहयोग आंदोलन ब्रैकेट में सन 1920-22 निम्नलिखित कारणों व घटनाओं से चलाया गया। 1. भारतीयों ने प्रथम महायुद्ध में अंग्रेज़ों को पूरा सहयोग दिया था, परंतु महायुद्ध की समाप्ति पर अंग्रेज़ों ने भारतीय जनता का बहुत शोषण किया। 2. प्रथम महायुद्ध के दौरान भारत में प्लेग आदि महामारियां फूट पड़ी, परंतु अंग्रेज़ी सरकार ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। 3. गांधी जी ने प्रथम महायुद्ध में अंग्रेज़ों की सहायता करने का प्रचार इस आशा से किया था कि वे भारत को स्वराज प्रदान करेंगे, परंतु युद्ध की समाप्ति पर ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी की आशाओं पर पानी फेर दिया। 4. 1919 ईस्वी सन में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पास कर दिया, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता था। इस काले कानून के कारण जनता में नाराज़गी फैल गई। 5. इसी बीच गांधी जी को पंजाब में जाने से रोक दिया गया। इसके अतिरिक्त कांग्रेस के अनेक बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 6. रॉलेट एक्ट के विरुद्ध प्रदर्शन के लिए अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक विशाल जनसभा हुई। अंग्रेज़ों ने अचानक एकत्रित भीड़ पर गोलियां चलाई, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। 7. सितंबर 1920 ईस्वी सन में कांग्रेस ने अपना अधिवेशन कलकत्ता में बुलाया। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया, जिसे बहुमत से पास कर दिया गया। प्रश्न 7. गांधी जी के राजनीतिक जीवन वृत्त तथा राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास का पुनर्निर्माण करने के विभिन्न उपलब्ध स्रोतों ने इतिहासकारों की किस प्रकार मदद की है?
स्पष्ट कीजिए। उत्तर, हमारे पास अनेक ऐसे स्रोत हैं जिनके द्वारा इतिहासकार गांधी जी के राजनीतिक जीवन तथा राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका को समझ सकते हैं। इनमें से अंग्रेजी तथा विभिन्न भारतीय भाषाओं में छपने वाले समकालीन अखबार महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये अखबार महात्मा गांधी की गतिविधियों पर नज़र रखते थे और उनके विषय में समाचार छापते थे। ये अखबार इस बात का संकेत देते थे कि आम भारतीय गांधी जी के विषय में क्या सोचते थे, परंतु अखबारी ब्यूरो को एकदम सत्य नहीं मान लेना चाहिए। ये पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं थे। इन अखबारों को प्रकाशित करने वाले ऐसे लोग थे जिनकी अपनी राजनीतिक सोच तथा अपना दृष्टिकोण था। उनके विचारों से ही यह निश्चित होता था कि क्या प्रकाशित किया जाएगा तथा घटनाओं की रिपोर्टिंग किस प्रकार की जाएगी। अतः लंदन से निकलने वाले अखबारों के विवरण भारतीय राष्ट्रवादी अखबारों में छपने वाली रिपोर्टों से मेल नहीं हो सकता था। अंग्रेजी अखबारों में प्रायः ऐसे अफसरों की आशंकाओं व बेचैनियों की झलक मिलती है जो किसी आंदोलन को नियंत्रित करने में सफल नहीं हो रहे थे। उन्हें समझ नहीं आता था कि गांधी जी को गिरफ्तार किया जाए या नहीं, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी का परिणाम शासन के लिए घातक सिद्ध भी हो सकता था। अतः इन अखबारों की रिपोर्टों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना अनिवार्य है। प्रश्न 8, गांधी जी के रचनात्मक कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर, महात्मा गांधी सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता के ही पक्षधर नहीं थे, बल्कि वे आर्थिक, सामाजिक और आत्मिक उन्नति के भी पक्षधर थे। इस भावना को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ग्राम उद्योग संघ, तालीमी संघ और गौ रक्षा संघ बनाए। उन्होंने समाज में शोषण को समाप्त करने तथा सामाजिक समानता स्थापित करने हेतु आर्थिक क्षेत्र के विकेंद्रीकरण की वकालत की। खादी उनके आर्थिक कार्यक्रम का प्रतीक थी। उन्होंने सभी प्रकार के सामाजिक असमानताओं जैसे धर्म, समुदाय व जाति के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया। वे हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। अस्पृश्यता को वे भारतीय समाज की सबसे घृणित बुराई मानते थे। गांधी जी ने अछूतों को हरिजन की संज्ञा दी। गांधी जी ने महिलाओं के सुधार हेतु भी अथक प्रयास किए। यहाँ पर यह ट्रैक समाप्त हो रहा है। पुस्तक का शेष भाग हम अगली ट्रैक पर सुनेंगे। ट्रैक 13C। इस ट्रैक में पन्ना नंबर 192 से पन्ना नंबर 196 तक अध्याय 13 का रिकॉर्डिंग किया गया है। प्रश्न 9, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रमों की विवेचना कीजिए। उत्तर, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे। 1, विदेशी कपड़ों की होली जलाना। 2, सेना तथा पुलिस में भर्ती न होना। 3, नमक कानून तथा अन्य कानूनों का उल्लंघन करना। 4, शराब की दुकानों पर महिलाओं द्वारा धरना देना। 5, भू राजस्व व लगान जैसे करों का भुगतान नहीं करना। 6, अदालतों, विधानमंडलों, सरकारी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों का बहिष्कार करना। प्रश्न 10, असहयोग आंदोलन क्या था? विभिन्न सामाजिक वर्गों ने
आंदोलन में किन विभिन्न तरीकों से भाग लिया? उत्तर, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी सरकार का सहयोग बंद कर देना असहयोग था। लोगों ने सरकारी शिक्षा संस्थाओं, अदालतों और विधानमंडलों का बहिष्कार किया। विदेशी वस्त्रों का भी त्याग किया। सरकार से प्राप्त उपलब्धियां और सम्मान वापस कर दिए। स्त्रियों ने भी असहयोग आंदोलन में बढ़कर भाग लिया और अपने जेवरों का खुलकर दान किया। असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन था तथा इसमें भारत की जनता ने बढ़ चढ़कर तथा अपने अपने तरीकों से भाग लिया। प्रश्न 11, गांधी इरविन समझौते की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, मार्च 1931 को संपन्न हुए गांधी इरविन समझौते की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1. कांग्रेस की ओर से गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने हेतु सहमत हो गए। 2. वायसराय सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में लागू किए गए अध्यादेशों के वापस लेने के लिए सहमत हो गए। 3. सरकार शराब एवं अफीम की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरने की अनुमति देने के लिए राजी हो गई। 4. सरकार आंदोलन के संबंध में गिरफ्तार किए गए आंदोलनकारियों को छोड़ने तथा आंदोलन के कारण जब्त की गई संपत्तियां वापस करने के लिए सहमत हो गई। 5. सरकार समुद्र तट की कुछ दूरी के अंदर रहने वाले लोगों को निःशुल्क समृद्धि नमक लेने या बनाने की अनुमति देने हेतु भी सहमत हो गई। प्रश्न 12, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था? उत्तर, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ अथवा सिविल नाफरमानी 1930 ईस्वी सन में गांधी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। यह आंदोलन 2 चरणों में चला और 1933 ईस्वी सन के अंत तक चलता रहा। इसके कारणों का वर्णन निम्नलिखित है। 1. 1928 ईस्वी सन में साइमन कमीशन भारत आया। इस कमीशन ने भारतीयों के विरोध के बावजूद भी अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी। इससे भारतीयों में असंतोष फैल गया। 2. सरकार ने नेहरू रिपोर्ट की शर्तों को स्वीकार नहीं किया। 3. बारदोली के किसान आंदोलन की सफलता ने गांधी जी को सरकार के विरुद्ध आंदोलन चलाए जाने के लिए प्रेरित किया। 4. गांधी जी ने सरकार के समक्ष कुछ शर्तें रखी, परंतु वायसराय ने इन शर्तों को स्वीकार न किया। इन परिस्थितियों में गांधी जी ने सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। प्रश्न 13, सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्व को संक्षेप में लिखिए। उत्तर, महत्व, सविनय अवज्ञा आंदोलन अथवा सिविल नाफरमानी वास्तव में ही उस समय तक का सबसे बड़ा जनसंघर्ष था। इस आंदोलन में देश के सभी भागों तथा सभी वर्गों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। लोगों ने बड़ी संख्या में जेल यात्रा की, परंतु सरकार के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया। यद्यपि 1934 ईस्वी सन में यह आंदोलन समाप्त हो गया, तो भी यह स्वतंत्रता सेनानियों का तब तक मार्गदर्शन करता रहा जब तक कि देश स्वतंत्र नहीं हो गया। प्रश्न 14, साइमन कमीशन के क्या परिणाम निकले? संक्षेप में लिखिए। उत्तर, साइमन कमीशन के परिणाम निम्नलिखित हैं। 1.
भारतीय यह समझ गए थे कि अंग्रेज उनके हितों के साथ खेल रहे थे। उनके मन में चोर है, तभी तो उन्होंने किसी भारतीय सदस्य को आयोग में स्थान नहीं दिया था। 2. इससे अंग्रेज़ों की कुटिल प्रवृत्तियां उभर कर सामने आ रही थी। 3. हिंदू और मुसलमान एकत्रित होकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़े। 4. स्त्रियों ने भी पहली बार इस आंदोलन में भाग लिया, जिससे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक नया मोड़ आया। 5. शिक्षा के प्रसार के लिए अधिक से अधिक राष्ट्रीय विद्यालय खोलने का प्रयास किया गया। 6. इससे लोगों में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार शीघ्रता से होने लगा। 7. विदेशी माल के बहिष्कार के फलस्वरूप भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिला। प्रश्न 15. असहयोग आंदोलन में अंग्रेजी सरकार का प्रतिरोध करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए? उत्तर: असहयोग आंदोलन का एक निश्चित कार्यक्रम था। इसके अनुसार अंग्रेजी सरकार का प्रतिरोध करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए गए। 1. वकीलों ने अदालतों में जाने से इनकार कर दिया। 2. विद्यार्थियों ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों व कॉलेजों में जाना बंद कर दिया। 3. किसानों, श्रमिकों तथा अन्य वर्गों ने इसकी अपने तरीके से व्याख्या की और औपनिवेशिक शासन के प्रति असहयोग के लिए उन्होंने प्राप्त निर्देशों का पालन करने की अपेक्षा अपने हितों से मेल खाते तरीकों का प्रयोग करते हुए कार्यवाही की। 4. अनेक नगरों व कस्बों में श्रमिक वर्ग हड़ताल पर चले गए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1921 ईस्वी सन में 396 हड़तालें हुई, जिसमें 6 लाख श्रमिक शामिल हुए और इससे 70 लाख कार्य दिवसों की क्षति हुई। 5. गाँवों में भी आंदोलन के प्रति लोगों में जोश था। उत्तरी आंध्र की पहाड़ी जनजातियों ने वन्य कानूनों की अवहेलना प्रारंभ कर दी। 6. अवध के किसानों ने कर नहीं चुकाए। कुमाऊं के किसानों ने औपनिवेशिक अफसरों का सामान ढोने ब्रैकेट में उठाने से मना कर दिया। प्रश्न 16. प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी आंदोलन का स्वरूप क्या रहा? उत्तर: तत्काल और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत क्रांतिकारियों के लिए प्रथम विश्व युद्ध का होना स्वर्णिम अवसर प्रतीत हुआ। सन 1915-19 में बंगाल में राजनीतिक डकैतियाँ व हत्याएं चरम सीमा पर पहुंच गई। अधिकांश क्रांतिकारी गुट बाघा जतीन के नाम से प्रसिद्ध जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के नेतृत्व में एकजुट हो गए। 9 सितंबर 1915 को बालासोर ब्रैकेट में उड़ीसा में पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर भी जतीन ने अंत समय तक वीरतापूर्वक मुकाबला किया। इस काल के दूसरे महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस थे, जो बंगाल व पंजाब के क्रांतिकारियों के बीच की एक कड़ी थे। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन के अवसर पर जब वायसराय लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे, तब उनके जुलूस पर बम फेंका गया। ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों के सशस्त्र विद्रोह की योजना भी इन्हीं की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग और आज़ाद हिंद फौज ब्रैकेट में INA का गठन हुआ। प्रश्न 17. असहयोग आंदोलन के स्थगन का
क्या प्रभाव सामने आया, संक्षेप में लिखिए। उत्तर, असहयोग आंदोलन के आकस्मिक स्थगन से खिलाफत के मुद्दे का भी अंत हो गया और हिंदू मुस्लिम एकता भी भंग हो गई। आंदोलन के स्थगित होने के तुरंत बाद ही पूरे देश में सांप्रदायिकता का महत्व बढ़ गया। जगह जगह सांप्रदायिक दंगे हुए। केरल में मालाबार क्षेत्र के मोपला किसानों ने हिंदू भू सामंतों और साहूकारों के विरुद्ध जमींदार विरोधी विद्रोह करके अत्यधिक रक्तपात किया। सन 1921-27 के दौरान सांप्रदायिक तनाव पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया। असहयोग आंदोलन के एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का वादा भी पूर्ण नहीं हुआ। पंजाब में किए गए अन्यायों का भी निराकरण नहीं हुआ। अतः असहयोग आंदोलन अपने किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सका। वहीं कांग्रेस की स्थिति पहले से कहीं अधिक सुदृढ़ हो गई एवं उसके बाद इसकी शक्ति बढ़ती ही गई। इसने स्वतंत्रता की प्रबल इच्छा शक्ति जागृत की और औपनिवेशिक शासन को चुनौती देने हेतु जनता को प्रोत्साहित किया। प्रश्न 18, प्रारंभिक क्रांतिकारी गतिविधियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, प्रारंभिक क्रांतिकारी गतिविधियों में 1897 ईस्वी सन में दो युवा चापेकर बंधुओं दामोदर एवं बालकृष्ण द्वारा रेंड एंड एमहर्स्ट नामक पूना के दो कुख्यात अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करना था। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया। चापेकर बंधुओं का संबंध क्रांतिकारी समिति हिंदू धर्म संघ से था। तिलक की प्रेरणा से गठित आर्य बांधव समाज एक अन्य क्रांतिकारी समिति थी। महाराष्ट्र के क्रांतिकारी संघों में से सर्वप्रथम स्थान अभिनव भारत समाज का था, जिसकी 1904 ईस्वी सन में विनायक दामोदर सावरकर ने स्थापना की थी। शैक्षिक संस्थानों ने समिति के क्रांतिकारी विचारों व गतिविधियों हेतु एक उपयुक्त पृष्ठभूमि प्रदान की। महाराष्ट्र तथा मध्य प्रांत के अनेक क्षेत्रों में इसकी शाखाएं स्थापित की गई। इस समिति के प्रमुख सदस्य अनंत लक्ष्मण करकरे ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी। इसे नासिक षड्यंत्र कहा गया तथा इसमें समिति के कई क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। सावरकर के भाई गणेश को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आम भारतीयों को युद्ध के लिए भड़काने के आरोप में आजीवन काला पानी की सज़ा दी गई। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू किया गया था? आप यह कैसे सोचते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था? उत्तर, क्रिप्स मिशन की विफलता के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिशों के विरुद्ध अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया। यह आंदोलन अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ, जिसे अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नाम दिया गया। कारण, भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित परिस्थितियों में निम्न कारणों से प्रारंभ किया गया। 1, 1939 ईस्वी सन में द्वितीय महायुद्ध प्रारंभ हो गया। इंग्लैंड इसमें शामिल था। भारत के वायसराय लिनलिथगो ने भारतवासियों से पूछे बिना भारत को इस युद्ध में शामिल कर दिया। इससे नाराज होकर कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। 2,
द्वितीय विश्व युद्ध में जापान निरंतर भारत की ओर बढ़ रहा था। भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था। अतः इस स्थिति को अपने पक्ष में करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। 3. क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया। 1. यह वार्ता इसलिए भंग हो गई क्योंकि अंग्रेज सरकार युद्ध के बाद भी भारत को स्वाधीनता का वचन देने तैयार नहीं थी। 2. क्रिप्स ने कांग्रेस का यह प्रस्ताव भी ठुकरा दिया कि युद्ध के पश्चात एक राष्ट्रीय सरकार बनाई जाए। 4. ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्रता देने से मना कर दिया था। अतः 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने मुंबई में अंग्रेज़ों भारत छोड़ो प्रस्ताव पास कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन एक जन आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद भी देश के युवा कार्यकर्ता हड़तालों और प्रदर्शनों द्वारा आंदोलन चलाते रहे। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोध में सबसे अधिक सक्रिय थे। पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दी गई थी। अंग्रेज़ों ने इस आंदोलन के प्रति बड़ा ही कड़क रुख अपनाया। फिर भी इस विद्रोह को दबाने में सरकार को 1 वर्ष से भी अधिक समय लग गया। भारत छोड़ो आंदोलन एक व्यापक जन आंदोलन था जिसमें लाखों भारतीय शामिल थे। इस आंदोलन ने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया। कांग्रेस के नेता जेल में थे। उस समय जिन्ना और मुस्लिम लोग के सदस्य अपना प्रभाव क्षेत्र फैलाने में लगे थे। इन्हीं वर्षों में लीग को पंजाब और सिंध में अपनी पहचान बनाने का अवसर मिला, जहां अभी तक उसका कोई विशेष आधार नहीं था। जून 1944 में जब विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था, गांधी जी को रिहा कर दिया गया। महत्व: भारत छोड़ो आंदोलन ने यह देखा था कि देश में राष्ट्रवादी भावनाएं बहुत गहराई तक अपनी जड़ें जमा चुकी थी। जनता संघर्ष व बलिदान के लिए तैयार थी। यह स्पष्ट हो गया था कि जनता की इच्छा के विरुद्ध भारत पर शासन करना अब अंग्रेज़ों के लिए संभव नहीं था। प्रश्न 2. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नमक यात्रा के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर: एक कानून के अनुसार नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य को एकाधिकार प्राप्त था। प्रत्येक भारतीय के घर में नमक का प्रयोग होता था, परंतु उन्हें घरेलू उपयोग हेतु नमक बनाने से रोका गया था। इसलिए वे दुकानों से ऊंचे दामों पर नमक खरीदने विवश थे। गांधी जी नमक कानून को सबसे अधिक घृणित कानून मानते थे, अतः उन्होंने इसे तोड़ने का निर्णय किया। इस कानून के खिलाफ जनता में भी बहुत असंतोष था। गांधी जी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध इस व्यापक असंतोष को संगठित करना चाहते थे। गांधी जी की दांडी यात्रा। अधिकांश भारतीयों को गांधी जी की इस चुनौती का महत्व समझ में आ गया था, परंतु अंग्रेजी शासन को नहीं। गांधी जी ने अपनी नमक यात्रा की पूर्व सूचना वायसराय लॉर्ड इरविन को भी दे दी थी, परंतु इरविन उनकी इस कार्यवाही महत्व को समझ नहीं सके। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से
समुद्र की ओर चलना आरंभ किया। 3 सप्ताह के बाद वे अपने गंतव्य स्थान दांडी पहुँचे। वहाँ उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। इसी बीच देश के अनेक हिस्सों में भी समांतर नमक यात्राएं आयोजित की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी की नमक यात्रा से देश भर में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हो गया। आंदोलन की प्रगति। सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रगति निम्नलिखित है। 1. देश के विशाल भाग में किसानों ने दमनकारी औपनिवेशिक वन्य कानूनों का उल्लंघन किया, जिसके कारण वे और उनके मवेशी उन जंगलों में नहीं जा सकते थे जहां किसी भी समय वे बोरोकटोक घूमते थे। 2. कुछ कस्बों में फैक्ट्री कामगार हड़ताल पर चले गए। 3. वकीलों ने ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार किया। 4. विद्यार्थियों ने सरकारी शिक्षा संस्थाओं में पढ़ने से मना कर दिया। गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा के दौरान स्थानीय अधिकारियों से आह्वान किया कि वे सरकारी नौकरियां त्याग कर स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हो जाएं। उन्होंने कहा कि स्वराज प्राप्ति के लिए हिंदू, मुसलमान, पारसी और सिख सभी को एकजुट होना पड़ेगा। दांडी यात्रा का महत्व। दांडी ब्रैकेट में नमक यात्रा 3 कारणों से उल्लेखनीय थी। 1. इस घटना के कारण महात्मा गांधी विश्व की नज़र में आए। इस यात्रा को यूरोप और अमेरिकी प्रेस ने व्यापक रूप से छापा। 2. यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें समाज की औरतों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। 3. सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि नमक यात्रा के कारण ही अंग्रेज़ों को यह आभास हुआ था कि अब उनका राज बहुत दिन नहीं टिक सकेगा। ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया। इस बात को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया। पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में आयोजित किया गया, जिसमें देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए, अतः यह बैठक असफल रही। दूसरा गोलमेज सम्मेलन सन 1931 के अंत में लंदन में आयोजित हुआ। इसमें गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया। उनका कहना था कि उनकी पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है, परंतु अन्य पक्षों ने उनके इस दावे का खंडन किया। लंदन में हुए इस सम्मेलन का कोई परिणाम निकालकर सामने नहीं आया, अतः गांधी जी ने लौटकर सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः आरंभ कर दिया। प्रश्न 3. गांधी जी ने राष्ट्रवादी संदेश का संचार शासकों की भाषा की जगह मातृभाषा में करने को प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपने दर्शन के साथ असहयोग आंदोलन को किस प्रकार एकजुट किया, विवेचना कीजिए। उत्तर: गांधी जी ने राष्ट्रवादी संदेश का संचार शासकों की भाषा के स्थान पर मातृभाषा में करने को प्रोत्साहित किया और उन्होंने अपने दर्शन के साथ असहयोग आंदोलन को निम्नलिखित प्रकार से एकजुट किया। 1. चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा के अभियानों ने गांधी जी को एक ऐसे राष्ट्रवादी छवि प्रदान की जिनमें गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति थी। 2. सन 1914-18 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था तथा सन 1919 में रॉलेट एक्ट द्वारा बिना
जांच पड़ताल के कारावास की अनुमति दे दी थी। इसके जवाब में गांधी जी ने देश भर में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध एक जोरदार अभियान चलाया। 3. इसके परिणाम स्वरूप उत्तरी और पश्चिमी भारत के कस्बों में चारों ओर दुकानों व स्कूलों के बंद होने के कारण जीवन लगभग ठहर सा गया। 4. पंजाब में विशेष रूप से इसका कड़ा विरोध हुआ, क्योंकि वहाँ के बहुत से लोगों ने युद्ध में अंग्रेज़ों के पक्ष में कार्य व सेवा की थी तथा अब वे अपनी सेवा के बदले में इनाम की अपेक्षा कर रहे थे, परंतु इनकी जगह उन्हें रॉलेट एक्ट दिया गया। 5. पंजाब जाते वक्त गांधी जी को कैद कर लिया गया। स्थानीय कांग्रेस जनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। पंजाब में स्थिति धीरे धीरे और अधिक तनावपूर्ण हो गई। 6. सन 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड ने लोगों के गुस्से को और अधिक बढ़ा दिया। 7. रॉलेट सत्याग्रह से गांधी जी एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए। इसकी सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने सन 1920 में अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन आरंभ कर दिया। प्रश्न 4. रॉलेट एक्ट क्या था? अंग्रेज़ों ने भारत में रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह ब्रैकेट में सन 1919 को दबाने के लिए क्या कदम उठाए? उत्तर, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट से तात्पर्य उस कानून से था जो ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद में पास किया। इस कानून को राष्ट्रवादियों का दमन करने के लिए पास किया गया था। इस कानून के कुछ ऐसे प्रावधान थे जिसने राष्ट्रवादियों में व्यापक आक्रोश उत्पन्न किया। इस कानून के द्वारा सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वह किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए तथा बिना दंड दिए जेल भेज सकती थी। संबंधित व्यक्ति को न्यायालय में पेश करने की भी आवश्यकता नहीं थी। संक्षेप में, यह एक ऐसा कानून था जिसमें कोई दलील, वकील या अपील नहीं था। राष्ट्रवादी नेताओं ने इसे काला कानून कहकर पुकारा था, जिसने नागरिकों की स्वाधीनता पर प्रहार किया था। रॉलेट कानून के विरुद्ध सत्याग्रह। दूसरे राष्ट्रवादियों की तरह गांधी जी को भी रॉलेट कानून से आघात पहुंचा। फरवरी 1919 में उन्होंने सत्याग्रह सभा की नींव रखी, जिसके सदस्यों ने शपथ ली कि वे इस कानून का पालन नहीं करेंगे तथा गिरफ्तारी देंगे और जेल जाएंगे। संघर्ष का यह एक नया रूप था। अभी तक राष्ट्रवादी आंदोलनों तक ही सीमित था। बड़ी सभाएं होती थी और प्रदर्शन होते थे। सरकार से सहयोग करने से इनकार किया जाता था। विदेशी वस्त्रों तथा स्कूलों का बहिष्कार होता था, परंतु सत्याग्रह ने तुरंत ही आंदोलन को एक नवीन परंतु उच्च स्तर प्रदान किया। अब राष्ट्रवादी कुछ करके दिखा सकते थे। सन 1919 में मार्च और अप्रैल में भारत में अभूतपूर्व राजनीतिक जागरण आया। लगभग पूरा देश ही एक नई शक्ति से ओतप्रोत हो गया। हड़तालें, काम रोको अभियान, जुलूस और प्रदर्शन होने लगे। हिंदू मुसलमान एकता के नारे हवा में गूंजने लगे। पूरे देश में बिजली सी दौड़ गई। भारतीय जनता अब विदेशी शासन के अपमान को और सहन करने के लिए तैयार नहीं थी।
सत्याग्रह के दमन के लिए उठाए गए कदम। 1. सरकार इस जन आंदोलन को कुचलना चाहती थी। बम्बई ब्रैकेट में मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, दिल्ली तथा कुछ अन्य नगरों में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर बार बार लाठियों और गोलियों का प्रहार हुआ। 2. गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को एक शक्तिशाली हड़ताल का आह्वान किया। जनता ने अभूतपूर्व उत्साह से इसका अनुसरण किया। सरकार ने इस जनप्रतिरोध का सामना विशेषकर पंजाब में दमन से करने का निश्चय किया। 3. पंजाब में अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को लोग सरकार की दमनकारी नीति का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने के लिए जालियांवाला बाग में इकट्ठे हुए। इसी बीच सरकार ने अमृतसर नगर में सैनिक शासन लागू कर दिया। 4. जनरल डायर अपने सैनिकों सहित जालियांवाला बाग में आ पहुंचा। उन्होंने वहां एकत्रित निहत्थे लोगों पर मशीन गन से गोलियां चलानी आरंभ कर दी। इस हत्याकांड में सैकड़ों स्त्री, पुरुष और बच्चे मारे गए। लोगों को कई अन्य यातनाएं सहनी पड़ी। यहाँ पर यह ट्रैक समाप्त हो रहा है। पुस्तक का शेष भाग हम अगली ट्रैक पर सुनेंगे। ट्रैक 13D। इस ट्रैक में पन्ना नंबर 196 से पन्ना नंबर 198 तक अध्याय 13 का रिकॉर्डिंग किया गया है। प्रश्न 5. असहयोग आंदोलन ने गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता किस प्रकार बनाया? स्पष्ट कीजिए। उत्तर: असहयोग आंदोलन ब्रैकेट में 1920-22 ईस्वी सन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला राष्ट्रीय आंदोलन था जो एक लोकप्रिय आंदोलन बना क्योंकि इसमें देश के लगभग सभी वर्गों, धर्मों तथा समुदायों के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। भले ही सन 1922 में गांधी को यह आंदोलन वापस लेना पड़ा, तो भी इसने गांधी जी को एक लोकप्रिय राष्ट्रीय नेता बना दिया। नीचे दिया गया घटनाक्रम तथा तथ्य इस बात का प्रमाण जुटाते हैं। 1. रॉलेट सत्याग्रह की सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन आरंभ कर दिया। लोगों ने अपने संघर्ष का विस्तार करते हुए खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन का अंग बना लिया। यह आंदोलन तुर्की के शासक कमाल अतातुर्क द्वारा समाप्त किया गया, जिसमें इस्लाम के सबसे बड़े नेता खलीफा की पुनर्स्थापना की मांग कर रहे थे। 2. गांधी जी को आशा थी कि असहयोग को खिलाफत के साथ मिलाने से भारत के 2 प्रमुख धार्मिक समुदाय हिंदू और मुसलमान आपस में मिलकर औपनिवेशिक शासन का अंत कर देंगे। इन आंदोलनों ने निश्चय ही राष्ट्रीय आंदोलन को एक व्यापक जन आंदोलन का रूप दे दिया। 3. विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया। वकीलों ने अदालतों में जाने से इनकार कर दिया। कई कस्बों और नगरों में श्रमिक वर्ग हड़ताल पर चला गया। 4. सन 1857 के विद्रोह के बाद असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप पहली बार अंग्रेजी सत्ता लड़खड़ाती दिखाई दी। 5. फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के चौरी चौरा पुरवा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण करके उसमें आग लगा दी।
इस अग्निकांड में कई पुलिस वाले मारे गए। इस हिंसक घटना के कारण गांधी जी को यह आंदोलन तत्काल वापस लेना पड़ा। 6. सन 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवादी को पूरी तरह परिवर्तित कर दिया। अब राष्ट्रीय आंदोलन केवल व्यवसायियों तथा बुद्धिजीवियों का ही आंदोलन नहीं रह गया था। अब इसमें हजारों की संख्या में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भी भाग लेना शुरू कर दिया। 7. साधारण लोगों के साथ गांधी जी की पहचान उनके वस्त्रों में विशेष रूप से दिखाई देती थी। जहां अन्य राष्ट्रवादी नेता पश्चिमी शैली के सूट अथवा भारतीय बंद गला जैसे औपचारिक वस्त्र पहनते थे, वहीं गांधी जी लोगों के बीच एक साधारण धोती में जाते थे। प्रश्न 6. राष्ट्रवाद के इतिहास में प्रायः गांधी जी को राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़कर देखा जाता है। स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका का वर्णन कीजिए। उत्तर: राष्ट्रवाद के इतिहास में प्रायः एक अकेले व्यक्ति को ही राष्ट्र निर्माण का श्रेय दिया जाता है। उदाहरण के लिए इटली के निर्माण के साथ गैरीबाल्डी, अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध के साथ जॉर्ज वाशिंगटन तथा वियतनाम को मुक्त कराने के संघर्ष के साथ हो ची मिन्ह का नाम जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्र का पिता माना गया है। वास्तव में गांधी जी स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने वाले सभी नेताओं में सबसे प्रभावशाली और सम्मानित थे, इसलिए उन्हें राष्ट्रपिता कहना गलत नहीं है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं। 1. वह विदेश में 2 दशक रहने के बाद जनवरी 1915 में भारत वापस आए। इस समय का अधिकांश भाग उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बिताया। वहाँ वे एक वकील के रूप में गए थे और बाद में वे इस क्षेत्र के भारतीय समुदाय के नेता बन गए। 2. इतिहासकार चंद्रन देवनेसन के अनुसार दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया। दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने पहली बार अहिंसात्मक विरोध के अपने विशेष तरीके का प्रयोग किया। इसे सत्याग्रह का नाम दिया जाता है। 3. वर्ष 1917 का अधिकांश समय महात्मा गांधी को किसानों को काश्तकारी की सुरक्षा तथा अपनी पसंद की फसल उपजाने की स्वतंत्रता दिलाने में बीता। अगले वर्ष गांधी जी गुजरात में 2 अभियानों में संलग्न रहे। सबसे पहले उन्होंने अहमदाबाद में कपड़े की मिलों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए काम करने की बेहतर स्थितियों की मांग की। इसके बाद उन्होंने खेड़ा में फसल चौपट होने पर राज्य से किसानों का लगान माफ़ करने की मांग की। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा के अभियानों ने गांधी जी को एक ऐसे राष्ट्रवादी की छवि प्रदान की जिनमें गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति थी। सन 1919 में रॉलेट एक्ट द्वारा बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी थी। इसके जवाब में गांधी जी ने देश भर में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध एक जोरदार अभियान चलाया। परिणाम स्वरूप उत्तरी और पश्चिमी भारत के कस्बों में चारों ओर दुकानों और स्कूलों के बंद होने के कारण जीवन लगभग ठहर सा गया। 4. रॉलेट सत्याग्रह से
गांधी जी एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए। इसकी सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन आरंभ कर दिया। लोगों ने अपने संघर्ष का विस्तार करते हुए खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन का अंग बना लिया। गांधी जी को आशा थी कि असहयोग को खिलाफत के साथ मिलाने से भारत के दो प्रमुख धार्मिक समुदाय हिंदी और मुसलमान आपस में मिलकर औपनिवेशिक शासन का अंत कर देंगे। इन आंदोलनों ने निश्चय ही राष्ट्रीय आंदोलन को एक व्यापक जन आंदोलन का रूप दे दिया। 5. गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा ब्रैकेट में सन 1930 के दौरान स्थानीय अधिकारियों से आह्वान किया था कि वे सरकारी नौकरियां छोड़कर स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हो जाएं। वसना गांव में गांधी जी ने अपने भाषण में सभी को संगठित होने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि स्वराज प्राप्ति के लिए हिंदू, मुसलमान, पारसी और सिख सभी को एकजुट होना पड़ेगा। यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि नमक यात्रा के कारण ही अंग्रेज़ों को यह आभास हुआ था कि अब उनका राज बहुत दिन तक नहीं टिक सकेगा। 6. 1942 ईस्वी सन में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व भी गांधी जी ने किया। कांग्रेस ने 9 अगस्त 1942 को यह आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पास किया और अंग्रेज़ों को भारत छोड़ देने के लिए ललकारा। सारा देश भारत छोड़ो के नारों से गूंज उठा। अंग्रेज़ों ने इस आंदोलन को दबाने के लिए बड़ी कठोरता से काम लिया। प्रस्ताव पास होने के दूसरे ही दिन सारे नेता बंदी बना लिए गए। परिणाम स्वरूप जनता भी भड़क उठी। लोगों ने सरकारी दफ्तरों, रेलवे स्टेशनों तथा डाकघरों को लूटना और जलाना आरंभ कर दिया। सरकार ने अपनी नीति को और भी कठोर कर दिया और असंख्य लोगों को जेलों में डाल दिया। सारा देश एक जेल खाने के समान दिखाई देने लगा। इतने बड़े आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार की नींव हिल गई। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया, परंतु देश के विभाजन से गांधी जी के मन को गहरी ठेस लगी। प्रश्न 7. ऐसे विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए जिनसे हम गांधी जी के राजनीतिक सफ़र एवं राष्ट्रवादी आंदोलन के इतिहास को सूत्रबद्ध कर सकते हैं। उत्तर: हमारे पास ऐसे बहुत से स्रोत हैं जिनसे हम गांधी जी के राजनीतिक जीवन अथवा सफ़र तथा राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास को सूत्रबद्ध कर सकते हैं। इनमें से प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। 1. छवि गणना। आत्मकथाएं हमें उस अतीत का विवरण देती है जो बहुत समृद्ध होता है, परंतु यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम आत्मकथाओं को किस दृष्टि से पढ़ते हैं और उनकी व्याख्या किस प्रकार करते हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि ये आत्मकथाएं प्रायः स्मृति के आधार पर लिखी गई होती है। उनसे हमें पता चलता है कि लिखने वाले को क्या याद रहा, उसे कौन सी बातें महत्वपूर्ण लगी। वास्तव में आत्मकथा लिखना लोगों में अपनी छवि गढ़ने का एक तरीका है। फलस्वरूप इन विवरणों को पढ़ते समय हमें वह देखने का प्रयास करना चाहिए कि लेखक हमें क्या नहीं दिखाना चाहता
और इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। 2. सरकारी रिकॉर्ड्स। औपनिवेशिक शासक ऐसे तत्वों पर सदा कड़ी दृष्टि रखते थे जिन्हें वे अपने खिलाफ मानते थे। इस दृष्टि से सरकारी रिकॉर्ड्स भी हमारे अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। प्राचीन काल में पुलिसकर्मियों व अन्य अधिकारियों द्वारा लिखे गए पत्र व रिपोर्टें गोपनीय हुआ करती थी, परंतु अब ये अभिलेखागारों में उपलब्ध है जिन्हें कोई भी देख सकता है। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों से गृह विभाग द्वारा तैयार की जाने वाली पाक्षिक रिपोर्टें इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण रही है। ये रिपोर्टें स्थानीय प्रदेशों से पुलिस के माध्यम से मिलने वाली सूचनाओं पर आधारित होती थी, परंतु उनमें यह भी दिखाई दे जाता था कि बड़े अधिकार क्या देखते थे और मानते थे। राजद्रोह और विद्रोह की संभावना होते हुए भी वे स्वयं को इस बात का आश्वासन देना चाहते थे कि ये आशंकाएं आधारहीन है। यदि आप नमक सत्याग्रह के समय की पाक्षिक रिपोर्टों को देखें तो बात का पता चलेगा कि गृह विभाग यह मानने को तैयार नहीं था कि महात्मा गांधी की कार्यवाहियों को कोई व्यापक जनसमर्थन प्राप्त था। रिपोर्टों में इस यात्रा को एक नाटक बताया गया है जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आवाज़ उठाने के प्रति अनिच्छुक तथा शासन के अंतर्गत सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे लोगों को अपने साथ जोड़ने का एक असफल प्रयास था। 3. विभिन्न अखबार। लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 7 देखें। 4. सार्वजनिक स्वर और निजी लेखन। इसमें महात्मा गांधी, उनके सहयोगियों एवं प्रतिद्वंद्वियों दोनों प्रकार के समकालीनों के लेख व भाषण एक साथ सम्मिलित हैं। इन लेखों में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जनता के लिए क्या लिखा जाए और क्या दूसरे उद्देश्यों के लिए लिखा जाए। किसी पत्र के प्रकाशित हो जाने की आशंका में प्रायः लोग निजी क्षेत्रों में भी अपना मत स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त नहीं करते। महात्मा गांधी अपने अखबार ब्रैकेट में हरिजन में उन पत्रों को प्रकाशित करते थे जो उन्हें लोगों से मिलते थे। नेहरू जी ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लिखे गए पत्रों का एक संकलन तैयार किया तथा उसे ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के नाम से प्रकाशित किया। यहाँ पर यह ट्रैक समाप्त हो रहा है। पुस्तक का शेष भाग हम अगली ट्रैक पर सुनेंगे।